नमस्कार दोस्तों, विश्व भूगोल की श्रृंखला में आज हम अफ्रीका की नदियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले इन नदियों की लोकेशन को हम क्लियर करते हैं, इसके बाद एक एक नदियों को डिटेल से पढ़ेंगे। पहली नदी हमारी है नाइजर। नाइजर आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से निकल करके ये इधर आकर गिनी की खाड़ी में जाकर गिरेगी। कांगो नदी को देखते हैं, इसको जायरे के नाम से भी जाना जाता है। कांगो की लोकेशन ये है, यहाँ से निकल करके ऐसे जाते हुए ये अटलांटिक ओशियन में जाकर गिर जाती है। ओकावांगो रिवर की यहाँ पर लोकेशन तो नहीं बनाई गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये नदी लगभग यहाँ से अंगोला के पास से यहाँ से निकल करके ये आगे जा कर के पहुँच जाती है, यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है। यानी यहाँ पर जो डिज़र्ट है उसके पास अपना डेल्टा बनाएगी। इधर ऑरेंज रिवर है, एक छोटी नदी है, नीचे आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से जा रही है इधर की ओर और यहाँ पर अपना डेल्टा बनाएगी। इसके बाद लिम्पोपो रिवर की बात करते हैं। लिम्पोपो रिवर इधर से निकल करके जाएगी और इधर जा कर के हिंद महासागर की ओर अपना डेल्टा बनाएगी या हिंद महासागर की ओर जाकर गिरेगी। जाम्बेजी नदी की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। जाम्बेजी नदी यहाँ से निकल करके आप देख रहे हैं जा रही है और ये भी मेडागास्कर के पास मोजाम्बिक चैनल में गिर जाएगी। और लास्ट हमारी जो बचती है नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो, उस नदी का नाम नील आप देख रहे हैं। नील को हम देखेंगे यहाँ से, ये आपकी नील जा रही है, इधर से भी नील आएगी। तो इस तरह से करके आपको 7 महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले नाइजर की बात कर लेते हैं। यह पश्चिमी अफ्रीका की प्रमुख नदी है। ये पश्चिमी अफ्रीका आप देख रहे हैं, ये पूरा वेस्टर्न अफ्रीका है, पश्चिमी अफ्रीका है। और पश्चिमी अफ्रीका में जितनी भी नदियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो नाइजर रिवर। नाइजर रिवर के बारे में आपको बताया गया था, लोमा पर्वत। यहाँ पर जो देश आपको दिखाई दे रहा है, इस देश का नाम है सिएरा लियोन। सिएरा लियोन के पास एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है लोमा। लोमा पर्वत से नदी निकल रही है, निकल करके आगे जाती है और जा कर के यहाँ पर गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। गिनी की खाड़ी है, ये पूरा जो आपको खाड़ी दिखाई दे रहा है इसको गिनी की खाड़ी कहा जाता है। तो गिनी की खाड़ी है ये, यहाँ पर आकर गिर जाती है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन सी नदी, 4 ऑप्शन देकर के आपसे पूछ लिया जाता है कौन सी नदी अफ्रीका की है जो गिनी की खाड़ी में गिरती है। तो आपको नाइजर को ध्यान रखना है। अब इसके खाड़ी जहाँ पर ये गिर रही गिनी की खाड़ी के पास इसका डेल्टा बनता है और इस डेल्टा क्षेत्र में ख़ास बात यह है कि यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। पेट्रोलियम के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं और पेट्रोलियम का उत्पादन यहाँ से पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। साथ ही साथ इस जगह से ही, इसके डेल्टा क्षेत्र से ही औपनिवेशिक काल में, यानी जब यहाँ पर यूरोपीय लोगों का अधिकार था, उस समय यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाम ऑयल का उत्पादन किया जाता था। पाम ऑयल कैसा होता है, ये एक प्रकार का अनावृत बीजी पौधा होता है, उससे बीजों को निकाला जाता है और उससे तेल निकाला जाता है। तो आप यहाँ पर तेल देख रहे होंगे, यहाँ पर बीजों को ऐसे करके पीस करके उनसे तेल निकाला जा रहा है। ये तस्वीर है औपनिवेशिक काल की। तो यहाँ से काफ़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता था पाम ऑयल का और पाम ऑयल को ले जाया जाता था यूरोप में, वहाँ पर उसको बेचा जाता था। ये टोकरियाँ आप देख सकते हैं या बर्तन देख सकते हैं, बर्तनों में पाम ऑयल को भरा गया था उस समय। तो इस वजह से इस नदी को पाम ऑयल नदी के नाम से भी जाना जाने लगा। क्यों जाना जाने लगा? क्योंकि यहाँ पर पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता था उस समय और इस वजह से इस नदी को पाम ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाने लगा। हालांकि अब उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, घट गया है, तो तब से इसका नाम पाम ऑयल रिवर के नाम से हो गया है। एक अगली महत्वपूर्ण बात है, माली का प्रमुख शहर। माली एक देश है, आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये माली है। तो माली में एक प्रमुख शहर है, ये माली आपका देश हो गया और इस माली देश में एक प्रमुख शहर यहाँ पर आसपास कहीं पर मिलेगा। उस शहर का नाम है टिम्बकटू। काफ़ी पॉपुलर सिटी है ये, इसको ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा टिम्बकटू
किस देश का एक प्रमुख शहर है? तो टिम्बकटू माली का एक प्रमुख शहर है। साथ ही किस नदी के तट पर स्थित है? नाइजर। टिम्बकटू के बारे में और जानकारी ले लीजिएगा। ये जो आपको पूरा सहारा रीजन है, इस पूरे सहारा रीजन में यहाँ से एक रूट जाता है और ये रूट काफ़ी पॉपुलर है व्यापारियों के लिए। इस व्यापारियों के रास्ते में टिम्बकटू शहर पड़ता है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। ये व्यापारियों के मार्ग में पड़ने की वजह से यहाँ पर बाज़ार लगता है, पूरी मार्केट लगती है और इस वजह से काफ़ी पॉपुलर शहर है ये। तो नाइजर नदी के बारे में हमने इतनी बातें जान ली हैं। अगली नदी कांगो की बात कर लेते हैं, या जायरे इसको भी कहा जाता है। तो कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, यहाँ पर आपको एक देश दिखाई दे रहा है, ये उसकी मैं आउटलाइन बना रहा हूँ। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य के अंदर जो प्रमुख नदी है उसको कांगो रिवर कहा जाता है। कांगो रिवर निकलती कहाँ से है? इस एरिया में कटंगा का पठार स्थित है और इसी कटंगा के पठार के क्षेत्र से छोटी छोटी धाराओं में निकलती है नदी, आगे जाती है और आगे जा कर के बड़ी हो जाती है, इसका साइज बड़ा हो जाता है और आगे जा कर के ये यहाँ पर अपना डेल्टा बनाएगी या यहाँ पर अपने पानी को गिराएगी। और ये एरिया कौन सा है? ये अटलांटिक ओशियन है। तो अटलांटिक ओशियन में गिरती है ये नदी, ये महत्वपूर्ण बात है। और इस नदी से पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूमध्य रेखा को किस तरह से 2 बार काटती है? यहाँ से आपका इक्वेटर गुजर जाता है, यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजर जाता है। तो आप देख रहे होंगे ये एक बार नीचे से ऊपर जा रही है और फिर एक बार इसको नीचे से काट करके आ रही है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आपको उस नदी का नाम कांगो बताना है। एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये विश्व की सर्वाधिक गहरी नदी है। विश्व की सर्वाधिक गहरी नदी है, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी अफ्रीका की ये हो गई। तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? नील, जिसके बारे में आगे चर्चा होगी। विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन की क्षमता इस नदी पर पाई जाती है। जल विद्युत उत्पादन की क्षमता इस नदी पर पाई जाती है। क्यों ऐसा होता है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, अच्छी तरह जान लीजिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में कौन सी ऐसी नदी है जो सर्वाधिक तेज़ी से अपने जल को प्रवाहित करती है, यानी उसका तेज़ी से जल आगे बढ़ता है, तो आपको अमेजन को बताना है। अमेजन के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे तेज़ी से अपने जल को आगे प्रवाहित करने वाली नदी है। क्योंकि अमेजन में कोई भी जलप्रपात नहीं, कोई भी झरने नहीं है, इस वजह से वहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है। जबकि इस नदी की खास बात यह है, इसमें झरने भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ इस नदी का प्रवाह भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तेज़ है। तो प्रवाह भी काफ़ी तेज़ है, झरने भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, इस वजह से इसमें जल विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कौन सी नदी है जिसमें सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन की क्षमता पाई जाती है? आप नाम बताएंगे कांगो या जायरे का। इसके मुहाने में भी पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और अगले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टेनले और लिविंग स्टोन जलप्रपात इस नदी में पाए जाते हैं। तो इनका नाम स्टेनले और लिविंग स्टोन कैसे पड़ा, याद रखिएगा। ये हेनरी मॉर्टन स्टेनले नामक व्यक्ति हैं, ये वाले, इन्होंने खोज की थी स्टेनले जलाशय की, इनके नाम पर पड़ा है। और लिविंग स्टोन जलाशय का नामकरण इनके नाम पर पड़ा। हालांकि खोज तो दोनों हेनरी मॉर्टन स्टेनले ही ने ही की थी, लेकिन इन्होंने अपने दोस्त डेविड लिविंग स्टोन के नाम पर दूसरे झरने का नामकरण कर दिया जाता है। तो स्टेनले और लिविंग स्टोन जलप्रपात कहाँ पर, किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है कांगो नदी पर। देश का भी नाम यही है, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य। और इस नदी के बेसिन पर, यहाँ पर आप देखेंगे इस नदी का ये जो पूरा बेसिन है, इस एरिया पर पिग्मी नाम की जनजाति पाई जाती है। आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है, सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर करवाई हैं। पिग्मी जनजाति दुनिया की सबसे छोटी जनजाति होती है, वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट ट्राइब होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है। आप देख रहे हैं ये एक नॉर्मल यहाँ पर आदमी है और उस नॉर्मल आदमी के अपेक्षा में बाकी लोग कितने ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है। तो इनसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कितना ज़्यादा साइज़ में छोटे हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। दूसरी बात, पिग्मी जनजाति के लोग किस नदी घाटी में निवास करते हैं? तो आपको बताना है कांगो नदी घाटी में निवास करते हैं। और कांगो नदी घाटी का जो एरिया है, दुनिया का
सबसे आर्द्रतम स्थलों में से एक है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर नमी पाई जाती है भूमध्य रेखा में पाए जाने की वजह से। तो इस वजह से आप इसका बैकग्राउंड में चेक कर सकते हैं कि इस तरह के यहाँ की कंडीशन है, यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वर्षावन पाए जा रहे हैं। अगली नदी हमारी ओकावांगो नदी है। हालांकि ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन इसकी कुछ विशिष्टता है, इस वजह से हम इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। ओकावांगो नदी की लोकेशन मैंने आपको पहले ही बताई है। अंगोला के पठारी भाग से निकल रही है। अंगोला के पठारी भाग से निकलकर दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होते हुए कालाहारी मरुस्थल में प्रवेश करती है। तो अंगोला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है देश, ये आपका अंगोला है। अंगोला से कई धाराओं में आगे बढ़ती है ऐसे, और आगे जा कर के ये प्रवेश कर जाती है अगले देश में। देश का नाम है बोत्सवाना। बोत्सवाना में आपको बताया गया था कालाहारी मरुस्थल स्थित है, और उसी मरुस्थल में जा कर के अपना डेल्टा बनाती है। इसके डेल्टा की खास बात यह है कि यह एक प्रकार का इनलैंड डेल्टा का निर्माण करती है। इनलैंड डेल्टा का मतलब ये होता है कि बाकी दुनिया में जितनी भी नदियाँ होती हैं सारी की सारी डेल्टा कहाँ पर बनाती हैं। आप अभी कई नदियों के बारे में पढ़े हैं, जिसमें से अभी हमने कांगो के बारे में बात की, तो कांगो नदी जैसे है वो भी अपना समुद्र किनारे डेल्टा बनाती है, और वो भी गिनी खाड़ी में बना रही थी नाइजर नदी। तो समुद्र के या झील के किनारे ही नदी अपना डेल्टा बनाती हैं। लेकिन ये एक खास नदी है ओकावांगो नदी, जो इनलैंड डेल्टा यानी स्थल में ही अपना डेल्टा बना देती है, और उसके डेल्टा की आप तस्वीर देख सकते हैं, इस तरह की कुछ हो जाती है, यानी एक प्रकार का दलदल बनाती है, और यहाँ पर दलदल ये फैल जाता है पूरे एरिया में, और एक खास प्रकार के इकोसिस्टम का निर्माण होता है। तो कोई आपसे पूछे कि एक ऐसी नदी का नाम बताइए जो इनलैंड डेल्टा का निर्माण करती है, तो आप ओकावांगो रिवर का नाम बताएंगे, और इस वजह से ये एक प्रकार का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाता है। ठीक है, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम आता है। अगली नदी हमारी है ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है कि इसकी सहायक नदी को लेकर के, और ये गिरती कहाँ पर, इस बात को लेकर के। ठीक है, तो ऑरेंज रिवर की बात कर लेते हैं। ऑरेंज रिवर हमने आपको पहले ही बताया था, उसकी लोकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ऑरेंज रिवर गई, और इधर साइड आपको पहले ही बताया गया अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन में ये अपना डेल्टा बनाएगी, यानी अपने पानी को गिरा देगी। इसकी एक यहाँ पर तस्वीर है, इसमें देख लेते हैं। ये आपका इसकी एक रिवर है वाल। इस नदी को क्या कहा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, वाल नदी है। और इधर से आपका कई शाखाओं में बट करके ऑरेंज रिवर आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑरेंज रिवर में आकर के यहाँ पर वाल रिवर मिल जाती है। ऑरेंज रिवर आगे बढ़ जाती है और इधर नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में बॉर्डर बनाते हुए गिर जाती है। कहाँ पर गिर जाती है, आपको पहले ही बताया गया, अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर गिरती है। वाल इसकी प्रमुख सहायक नदी है। निकलती कहाँ से है, पिछले क्लासेस में आपको बताया गया है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है। इस पूरे एरिया पर यहाँ पर आपको ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित मिलेगा। ऑरेंज रिवर के बाद आगे चलते हैं लिम्पोपो। चूंकि ऑरेंज में और लिम्पोपो में एक बड़ा कन्फ्यूजन है, इसीलिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ऑरेंज रिवर के बारे में भी आपको बताया कि ऑरेंज रिवर गिरती है इधर साइड में अटलांटिक ओशन में, जबकि लिम्पोपो गिरती है आपकी इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में गिरती है। ठीक है, मोजाम्बिक चैनल के पास। तो इसलिए एक इधर की ओर गिर रही है, एक उधर की ओर गिर रही है, इसलिए कन्फ्यूजन है, इसलिए प्रश्न बनते हैं। जहाँ पर भी कन्फ्यूजन होता है वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। लिम्पोपो में पहला मैंने आपको प्रश्न क्लियर ही कर दिया है कि ये इंडियन ओशियन में जाकर गिर जाती है, हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस नदी को लेकर के, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अभी आपने पीछे पढ़ा था कि कांगो नदी क्या करती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जबकि ये लिम्पोपो रिवर है, ये क्या करती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। यानी मकर रेखा ऐसे प्रवेश करती है और ये ऐसे ऊपर जाएगी एक बार, फिर एक बार नीचे आएगी। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिरती कहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली नदी के बारे में बात करते हैं, इसमें कई सारे प्रश्न बनते हैं। जाम्बेजी। जाम्बेजी रिवर को आपको पहले भी बताया गया, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर लोकेशन इसकी है ऐसे करके, ये यहाँ पर गिर रही है। बड़े मैप में देख लेते हैं तो
बी के पठार से। बी का पठार आपको पहले भी बताया जा चुका है, किस देश में स्थित था, अंगोला। यहाँ पर आपको अंगोला दिखाई दे रहा है ये, और अंगोला में जो पठार था उसको बी का पठार कहा जाता है। अगर आपने पठार और पर्वत अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं तो ये चीज़ें बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएंगी। हमेशा किसी भी कॉन्टिनेंट का आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पर्वतों पठारों से स्टार्ट करना होगा, इसके बाद नदियों के पास आपको जाना होगा, तब आसानी से आपको याद होगा, क्योंकि जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो सब पठारों या पर्वतों से ही निकलती हैं। बी के पठार से निकल करके जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम भी एक जैसा है इसलिए आपको याद करने में आसानी नहीं होगी। जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जाम्बेजी, ठीक है। तो कहाँ पर बना रही है देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे करके, ये एरिया इधर आप देख रहे हैं जिम्बाब्वे है ये आपका, और ऊपर आपका जाम्बिया है। तो इस तरह से इन दोनों देशों के बीच में आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है ये नदी। और इस नदी में आगे चल करके देखेंगे कि ये नदी आगे जाएगी और जा करके कहाँ पर गिर जाएगी, जाम्बेजी रिवर ये गिर गई है, और यहाँ पर जो स्थित आपका स्ट्रक्चर है उसको मोजाम्बिक चैनल कहा जाता है। मोजाम्बिक चैनल में अपना जल गिरा देगी। विक्टोरिया जलप्रपात निर्मित हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। तो विक्टोरिया जलप्रपात को आइए देख लेते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात अक्सर पूछा जाता है। तो विक्टोरिया फॉल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये विक्टोरिया फॉल्स बनाया गया है। विक्टोरिया फॉल्स किस नदी पर स्थित है तो आप बताएंगे जिम्बाब्वे में स्थित है, जाम्बेजी में स्थित है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये विक्टोरिया फॉल का तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर विड्थ लिखा हुआ है, यानी ये दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। चौड़ाई अगर देखें तो चौड़ाई के आधार पर ये दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, तो आपको आंसर विक्टोरिया जलप्रपात का ही लगाना है। इसके अलावा इस नदी पर करीबा बांध स्थित है। करीबा डैम आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं, और करीबा डैम यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आगे, यानी पहले विक्टोरिया फॉल आपको मिलेगा यहाँ पर, और विक्टोरिया फॉल के आगे आप जाएंगे तो आपको करीबा बांध मिलेगा। तो 2-3 प्रश्न आपको क्लियर करवा दिए गए हैं, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जाम्बेजी नदी के बाद हम आगे चलते हैं, जो इस महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और सबसे बड़ी दुनिया की जो नदी है, नील। इंग्लिश में हम इसको नाइल भी कह सकते हैं, और बहुत ही चर्चित प्रश्न है जो आपके सामने। दुनिया की सबसे लंबी नदी है, सब आप अच्छी तरह से जानते हैं इसके बारे में। इसकी लंबाई तैयार कर लीजिएगा 6650 किलोमीटर। श्वेत नील कहाँ से निकलती है, ब्लू नाइल कहाँ से निकलती है, मैं आपको 4-5 बार ये बातें बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये नदी का टॉपिक है इसलिए बता देता हूँ। यहाँ पर आपको विक्टोरिया झील दिखाई दे रही है, लेक विक्टोरिया से जो नदी निकलती है। हालांकि कई छोटी छोटी धाराओं में ये निकलती हैं यहाँ से, तो इनका नामकरण अलग अलग होता है, लेकिन जब ये कई धाराएं आगे जा कर के गिर जाती है कहाँ पर, ये लेक अल्बर्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, अल्बर्ट झील। तो ये कई धाराएं आगे जा कर के लेक अल्बर्ट में मिलती हैं, और लेक अल्बर्ट से जब आगे बढ़ती हैं ये धाराएं, जब लेक अल्बर्ट से एक चौड़ी धारा के रूप में आगे बढ़ती है, तब से इसका नामकरण कर दिया जाता है, और तब से इसका नाम व्हाइट नील हो जाता है। यानी विक्टोरिया झील से जब लेक अल्बर्ट में जाएगी तब तक इसका व्हाइट नील नाम नहीं रहता, कुछ अन्य नाम रहते हैं, वो पढ़े हैं मैंने, हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। लेकिन जब ये लेक अल्बर्ट, कभी प्रश्न बन सकता है कि विक्टोरिया झील से निकलने के बाद यह श्वेत नील कहाँ पर, किस झील में जाकर गिरती है, तो आपको लेक अल्बर्ट ध्यान रखना है थोड़ा सा। लेक अल्बर्ट में जाकर जब आगे बढ़ेगी तो व्हाइट नील इसका नाम पड़ जाता है। उधर आपको पहले बढ़ाया जा चुका है, इथियोपिया देश स्थित है। इथियोपिया देश कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस मैप में, ये इथियोपिया है। इथियोपिया में ही एक झील स्थित है जिसको ताना झील कहा जाता है, यहाँ पर स्थित ताना झील ये लिखा हुआ है, और ताना झील से ही एक शाखा ऐसे निकल करके जाएगी आगे, इसको क्या कहा जाता है, ब्लू नाइल कहा जाता है। ब्लू नाइल आगे बढ़ जाएगी, और ब्लू नाइल यहाँ पर खार्तूम जो राजधानी है सूडान की, वहाँ पर दोनों मिल जाएंगी, उनका संगम होगा, संगम होने के बाद नदी आगे बढ़ जाएगी। आगे जाने के बाद इसके साथ क्या होता है आइए देख लेते हैं। आगे बढ़कर मिस्र में प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में अपना डेल्टा बनाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कि कहाँ पर गिरती है नील नदी, भूमध्य सागर में गिर जाती है। उसका डेल्टा आप देख सकते हैं, ये रिवर नाइल है, आप देख रहे हैं जा रही है आगे और आ करके यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है। इसके डेल्टा का आकार कैसा है, धनुषाकार है या चापाकार है, आर्क्यूट डेल्टा इसको कहते हैं इंग्लिश में। एक धनुष की तरह आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसका डिजाइन है। इस वजह से थोड़ा सा फेमस है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी नदी धनुषाकार डेल्टा का निर्माण करती है। हालांकि हमारी गंगा नदी भी ऐसा ही करती है और भी कुछ 2-4 नदियां हैं वो करती हैं। उन सारी नदियों को हम डेल्टा वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे। तो धनुषाकार डेल्टा का निर्माण करती है, गंगा भी ऐसा ही करती है। इसके बाद डेल्टा बनाने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसके डेल्टा क्षेत्र में कई शहर स्थित हैं, उन शहरों को आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अलेक्जेंड्रिया, गीज़ा, काहिरा, इन 3 शहरों को देखना है। तो आपको पता है सबको, काहिरा राजधानी है मिस्र की और इसको इंग्लिश में कैरो जैसे लिखा जाता है, ये कैरो हो गया, ये भी इस नदी के पर स्थित है। इसके बाद आप देखेंगे यहीं पर अल जीजाह लिखा हुआ है, यानी इसको आप समझ लेना है गीजा। तो गीजा भी इस किनारे पर स्थित है, इस किनारे पर। और गीजा के आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अलेक्जेंड्रिया स्थित है, अलेक्जेंड्रिया ये शहर स्थित है, ये भी इसके डेल्टा के आसपास के क्षेत्र में ही स्थित है। तो 3 शहर आपको बताए गए, अल जीजा यानी गीजा, कैरो यानी काहिरा और अलेक्जेंड्रिया। ये तीनों 3 जो भी शहर हैं इनकी भी कुछ खास बातें, उनको भी हम आगे पढ़ेंगे क्या खास बातें हैं। एक खास बात आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये क्या है, गीजा के पिरामिड। गीजा नामक जो शहर है वो अपने पिरामिडों के लिए जाना जाता है और मिस्र की सभ्यता के लोगों के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है और 7 वंडर्स में ये आते हैं। इधर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मिस्र में कृषि के विकास के लिए नील नदी पर कई बांधों का निर्माण किया गया है, जिसमें से आस्वान बांध सर्वप्रमुख। तो आप देखेंगे नील नदी आगे बढ़ती है, जब यहाँ से आगे बढ़ रही है तो इसमें कई सारे ये सब बांध बने हुए हैं, आस्वान बांध, लक्सर बांध, ये सब तमाम सारे यहाँ पर ये बांध बनाए गए हैं। इन बांधों को बना करके क्या किया जाएगा, इनकी काफ़ी सारी यूज किए जाएंगे। बांध बना करके इनसे नहरें निकाली जाएंगी ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से नहरें निकाली जाएंगी। तो आपको पता है ये पूरा एरिया कैसा है, रेगिस्तानी एरिया। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी है कि यहाँ पर एक रेगिस्तान है जिसको हम क्या कहते हैं, नूबियन मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो नूबियन मरुस्थल ऑलरेडी यहाँ पर है और भी तमाम सारे मरुस्थल यहाँ पर हैं। तो इधर आपका पूरा सहारा है। तो इन बांधों को बनाकर यहाँ से ढेर सारी नहरें निकाली गई हैं और इन नहरों के माध्यम से इस आसपास के क्षेत्र में सिंचाई कर ली जाती है और यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है। इस वजह से नील नदी को मिस्र का वरदान कह दिया जाता है। यानी नील नदी ना होती तो यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी आजीविका में प्रॉब्लम होती, इस वजह से नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। एक क्वेश्चन छूटा जा रहा है, इसको भी फिर से क्लियर कर लेते हैं। आस्वान बांध के पीछे नसीर झील का निर्माण हुआ। यहाँ पे भी आपको बताया गया था कि आस्वान बांध स्थित है और आस्वान बांध के पीछे एक झील बन गई है। पानी जब भी बांधा जाएगा आगे यानी रोका जाएगा तो रोकने की वजह से यहाँ पर पीछे एक झील का निर्माण हो जाएगा, उस झील को नसीर झील कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं कि नसीर झील किस नदी पर बनी है, किस बांध की वजह से बनी, किस देश में बनी है, आस्वान बांध किस देश में बना है, तो ये आपको बता देना है। नील नदी घाटी में खेती करने वाले किसानों को क्या कहा जाता है, फल्लाह कहा जाता है। बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। कुछ इस प्रकार के लोग वहाँ पर पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, इन्हीं सिंचाई के साधनों की वजह से वहाँ पर खेती करने में सक्षम होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बालू आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, बालू दिखाई दे रही है यहाँ पर, लेकिन फिर भी सिंचाई के साधनों की वजह से लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, फल्लाह कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया नील नदी को मिस्र का क्या कहा जाता है, वरदान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी आपको बताया। अभी हमने पीछे अलेक्जेंड्रिया, गीज़ा और काहिरा की चर्चा की थी। इसमें से मैंने आपको गीज़ा के बारे में बताया था कि गीज़ा किस लिए फेमस है। अलेक्जेंड्रिया के बारे में भी आइए चर्चा कर लेते हैं। तो अलेक्जेंड्रिया जो शहर आपको बताया गया एकदम मेडिटेरेनियन सी के किनारे पर स्थित है और इस शहर को बसाया किसने था, सिकंदरिया यानी अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना 331 ईसा पूर्व में सिकंदर महान, जिसको हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं,
के द्वारा की जाती है। बाद में सिकंदरिया के निकट एक फारोस द्वीप था, कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा एक कोई द्वीप रहा होगा। तो उस फारोस द्वीप में 280 ईसा पूर्व में संगमरमर का एक 600 फुट ऊंचा दीप स्तंभ बनाया गया। दीप स्तंभ को आप समझ लेते हैं यहाँ पर लाइट हाउस। दीप स्तंभ को क्या कहा जाता है? लाइट हाउस। तो एक प्रकार का इस तरह का लाइट हाउस बनाया जाता है। लाइट हाउस का काम क्या होता है थोड़ा जान लेते हैं। लाइट हाउस का मतलब यहाँ पर उजाला जलता रहता था, पेट्रोलियम वगैरह कुछ यहाँ पर पदार्थ डाल करके रात में जला दिया जाता था या दिन भर जलता रहता था, और इसके जलने से दूर से आने वाले 10, 50, 100 किलोमीटर दूर से आने वाले जो जहाज़ होते हैं, समुद्री जहाज़, रात में या दिन में, उनको रास्ता पता चल जाता है कि हमें इस जगह पर जाना है और सही जगह पर पहुंच जाते हैं। यानी समुद्री जहाज़ों के लिए एक रास्ते दिखाने का काम करता है दीप स्तंभ। इसको इंग्लिश में लाइट हाउस कहते हैं। तो लाइट हाउस बनवाया गया था और ये लाइट हाउस प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में गिना जाता, 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। जैसे आज वर्तमान में आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्य हैं, उनमें से हमारा ताजमहल आता है। उसी तरह से यहाँ पर विश्व के 7 प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्य भी होते हैं। उन प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में तमाम सारे नष्ट भी हो चुके हैं। उनमें से एक ये था आपका लाइट हाउस। कहाँ का? फारोस द्वीप का। हालांकि आगे चल करके 13वीं शताब्दी में भूकंप आया होगा, ये नष्ट हो गया होगा। और इतना ज़्यादा फेमस था ये, इतना ज़्यादा फेमस था कि पश्चिमी देशों में फारोस एक सामान्य नाम हो गया। किस लिए? इसलिए हो गया, इतना पॉपुलर हो गया, यानी फारोस दीप स्तंभों के लिए जाने लगा नाम। फारोस हालांकि एक द्वीप का नाम था, लेकिन फारोस से लोग दीप स्तंभ को, लाइट हाउस को जानने लगे और इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि दीप स्तंभ निर्माण विज्ञान को फारोलॉजी कहा जाने लगा। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ फारोलॉजी। फारोलॉजी के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो फारोलॉजी के अंतर्गत हम दीप स्तंभ निर्माण विज्ञान का अध्ययन करते हैं।